हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से आपको जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने को मिलेंगे, जो कि व्याख्या के साथ रहेंगे, जो आपके उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ए ऑप्शन है भोगवा नदी, बी ऑप्शन है बिंदार नदी, सी ऑप्शन है मदार नदी, डी ऑप्शन है शादी कौर नदी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है हड़प्पा सभ्यता को। तो इस लोथल जो है गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी पर स्थित है। अब क्वेश्चन आता है, इसकी खोज किसने की? तो एस राव ने इसकी खोज की थी। लोथल से एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न चंद्रयान से संबंधित है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा वीडियो देखिए। चंद्रयान 3 का लिफ्ट का भार 3900 किलोग्राम है, यह कथन कहा गया है। दूसरे कथन में कहा गया है कि चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग 14 लूनर डे है। तीसरे कथन में कहा गया है लैंडर विक्रम का अकेले वजन 1752 केजी है। और चौथे कथन में कहा गया है केवल रोवर का भार 26 किलोग्राम है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, या केवल एक और दो कथन सही है, या केवल एक और चार कथन सही है, या केवल दो तीन चार कथन सही है? तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। केवल एक और चार कथन बिल्कुल सही कहे गए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर व रोवर की मिशन लाइफ लगभग एक लूनर डे, मतलब कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। लैंडर व रोवर का सम्मिलित भार 1752 है। इसमें ये बोला गया है कि अकेले अकेले नहीं, लैंडर प्लस रोवर का दोनों का भार 1752 केजी है। और केवल रोवर का भार 26 किलो ना होकर, जिसमें रोवर का भार जो है केवल 26 किलोग्राम हो जाएगा। चंद्रयान 3 का कुल भार 3900 किलोग्राम है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 64। तो फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जीवों में कौन सा जीव भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? ए ऑप्शन है चीता, बी ऑप्शन है कृष्णग्रीव सारस, सी ऑप्शन है उड़न गिलहरी, डी ऑप्शन है हिम तेंदुआ। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के अंदर चीता जो है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। ठीक है। 1952 में चीता को भारत में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। और हिम तेंदुआ की अगर बात करी जाए, तो हिम तेंदुआ हिमाचल व उत्तराखंड में देखे जाते हैं। और जो कृष्णग्रीव सारस है, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। तथा भारत में उड़न गिलहरी की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनः संस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया संबंधित है। ए ऑप्शन है कंपोस्टिंग, बी ऑप्शन है पायरोलिसिस, सी ऑप्शन है ध्वनि रोधक, डी ऑप्शन है प्लास्टिक पुनर्चक्रण। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण एवं पुनः प्रसंस्करण की 5 चरणों की प्रक्रिया प्लास्टिक पुनर्चक्रण से संबंधित होती है। प्लास्टिक की आपूर्ति, संग्रहण, वर्गीकरण, पृथक्करण, पुनः संस्करण से संबंधित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स मतलब कि कदन्न या अन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कदन्न की खेती, उपयोग और प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा। इसको 2022 से 23 से 2026 से 27 तक संचालित किया जाएगा। उपर्युक्त कथन में से कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सी उत्तर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही कहे गए हैं। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स मतलब कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपभोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना को 2022 से 23 या 1 जनवरी 2023 से 2026 से 27 तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मिलेट्स की खेती के प्रोत्साहन के लिए मिलेट्स बीजों के मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि का विस्तार पाया जाता है? ए ऑप्शन है झांसी, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है हरदोई, डी ऑप्शन है कानपुर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ पाई जाती है? तो झांसी में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर बंजर भूमि पाई जाती है। बंजर भूमि की बात करें तो बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार 2015 से 16 में उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 3.54% भूमि पर बंजर भूमि का विस्तार है। प्रदेश में सर्वाधिक बंजर भूमि झांसी में 443.36 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद द्वितीय स्थान पर आगरा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में वायु अपरदन सर्वाधिक मिलता है? ए ऑप्शन है इटावा कन्नौज, बी ऑप्शन है मथुरा आगरा, सी ऑप्शन है झांसी और बांदा और डी ऑप्शन है आगरा और मैनपुरी। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन में सर्वाधिक प्रभावित जिले मथुरा और आगरा हैं। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमाचल का हिमालय का तराई क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान या नीरी महाराष्ट्र नागपुर में व्यवस्थित है। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन क्या है? ए ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता। बी ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, भोपाल। सी ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और डी ऑप्शन है दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, तिरुचिरापल्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नागपुर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत शोध संस्थान है, जिसकी स्थापना पानी की आपूर्ति, सीवेज निपटान, संचारी रोगों, औद्योगिक प्रदूषण व व्यावसायिक रोगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। इसके क्षेत्रीय कार्यालयों का सही संयोजन निम्नवत है: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद व कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विद्वान लैंडपुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी? ए ऑप्शन है दारा शिकोह, बी ऑप्शन है अब्राहिम द्वितीय, सी ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, डी ऑप्शन है जहांदार शाह। तो प्रसिद्ध विद्वान लैंडपुल ने किसे लघु अकबर की संज्ञा दी? तो लघु अकबर की संज्ञा दारा शिकोह को दी थी। दारा शिकोह शाहजहां का बड़ा पुत्र था। यह एक विद्वान तथा व्यक्तिगत रूप से उदार व्यक्ति था। इतिहासकार लैंडपुल ने उसकी उदारता के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान करी थी। अगला क्वेश्चन है, वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए ऋग्वेद ऐतरेय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है सामवेद पंचविश ब्राह्मण, डी ऑप्शन है अथर्ववेद तांडव ब्राह्मण। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है।
ठीक है, कौन सा है? गोपथ। ठीक है, कांडेय ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण का ही एक अन्य नाम है, बाकी सभी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है? ए ऑप्शन है परिशिष्ट पर्व, बी ऑप्शन है प्रबंध कोश, सी ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, डी ऑप्शन है गार्गी संहिता। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र पर लिखी गई एक टीका है प्रबंध चिंतामणि। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर बात करी जाए तो प्रबंध चेतामणि जो है ये लिखी किसने है? तो ये लिखी है मेरुतुंग ने। प्रबंध कोश रचना राजशेखर ने की थी और गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है और परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीशम के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शीशम एक पर्णपाती वृक्ष होता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप तथा दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। उपर्युक्त कथन की पहचान करें। केवल एक सही है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो दूसरा तीसरा वाला है ये बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन सही है। शीशम 25 से 30 मीटर की लंबाई तक बढ़ने वाला पर्णपाती वृक्ष होता है। जो शीशम पंजाब का राजकीय वृक्ष भी है और भारतीय उपमहाद्वीप में दक्षिणी ईरान की मूल प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रपति उद्यान के बारे में विचार करें। ए ऑप्शन है पहला कथन है, यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दूसरा कथन है, यह उद्यान उत्तर पश्चिम सीमा पर चंबल नदी के साथ रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? केवल एक युग्म सही है, या केवल दो युग्म सही है, या दोनों युग्म सही है, या इनमें से एक भी युग्म सही नहीं है। तो इसका भी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही बातें बिल्कुल सही कही गई हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिर से क्या कहा गया है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान यह पन्ना टाइगर रिजर्व से प्राकृतिक भू क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ नेशनल पार्क है। कूनू नेशनल पार्क मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों में राजस्थान की सीमा के साथ मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। यह अपने दक्षिण पूर्व भाग में शिवपुरी वन क्षेत्र से होते हुए पन्ना टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार यह एक सतत फॉरेस्ट लैंडस्केप का निर्माण करता है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिले में अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई मानसिंह, कैला देवी अभयारण्य भी शामिल है। यह कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्सों, चंबल के दुर्लभ निवास स्थानों और श्योपुर वन क्षेत्र के माध्यम से कुनूपुर पालपुर लैंडस्केप से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करें। टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और उनकी अवस्थिति दी गई है, तो इनको ध्यान से पढ़ें। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, यह भी बिल्कुल सही है। कूनो टाइगर रिजर्व अभी हमने पढ़ा मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर आता है डी ऑप्शन, दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। दुर्गावती टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में नहीं है, यही गलत है। तो इसको ही आप सही आंसर कर लेंगे। मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के या पीटीआर के बाघों के लिए एक नए रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी की है। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह, सागर जिलों में होकर निकलेगा। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कभी पूछ ले जाए तो वो मध्य प्रदेश में है, न कि आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, नेहा विपुल की मां है, रजत नेहा का भाई है, प्रभाकर रजत का पिता है,
प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। क्या है? जैसा जैसा बोला है आप वैसा करते जाइए। नेहा विपुल की माँ है। रजत नेहा का भाई है। प्रभाकर रजत का पिता है। तो प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो ये संबंध पूछा है, तो ये हो जाएगा नाना। क्वेश्चन क्या पूछा है? प्रभाकर का विपुल से क्या संबंध है? तो था प्रभाकर विपुल के माँ का पिता है, तो क्या हो जाएगा नाना। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन है बॉड मास से संबंधित। क्यू का अर्थ प्लस है, जैसा बोला है वैसा करते जाओ। क्यू का अर्थ प्लस है। जे का अर्थ क्या है? इनटू है। टी का अर्थ माइनस है। के का अर्थ भाग है। तो ये जो डिजिट दी गई है ये आपको सॉल्व आउट करना है। तो 52 भागित 4 प्लस जे का मतलब क्या दिया गया? इंटू 12 और टी का माइनस माइनस 8। ये आपको सॉल्व कर लेना है बॉड मास के थ्रू। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ। 52 भागित 4 प्लस 6 इंटू 12 माइनस 8। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसका आंसर आपका आ जाएगा 77। अगर आप सॉल्व करेंगे तो जब ऐसा लिख लेंगे तो आपको हो जाएगा 13, क्योंकि 13 चौको 52 होता है। फिर 52 फिर 6 इंटू 12 माइनस 8 करेंगे, फिर 13 आ जाएगा, प्लस 72 आप कर देंगे, फिर माइनस 8 आ जाएगा, फिर 85 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा 77। आंसर आ जाएगा 77। ठीक है। अब एक आकृति दी गई है, इसमें कितने चित्र है ये वो कितने त्रिभुज है ये गिनना है। तो त्रिभुजों की संख्या इसमें है 20। इस तरह से भी आप गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 20 है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 0 से 1 वर्ष की आयु में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म को वर्ष 2026 तक 32 और वर्ष 2030 तक 22 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्ष से कम उम्र की मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्म पर वर्ष 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है? नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही कथन बिल्कुल सही कहे गए हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021-30 के संदर्भ में प्रश्नगत दोनों कथन सही कहे गए हैं। 11 जुलाई 2021 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 का अनावरण किया गया था, जिसमें 0 से 1 वर्ष की आयु के शिशु मृत्यु दर वर्ष को 2026 से 32 तक और 30 तक 22 तक लाने का लक्ष्य किया गया था। इसी प्रकार 5 से कम वर्ष के मृत्यु दर को प्रति हजार जीवित जन्म पर 2026 तक 35 और वर्ष 2030 तक 25 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत
प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत 60 से 79 वर्ष तक की आयु के लाभार्थियों को पेंशन लाभ किया जाता है। इस 500 रुपये की राशि में 300 रुपये राज्य का अंश और 200 रुपये केंद्र का अंश शामिल है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो केवल एक कथन सही है, केवल दो कथन, तो इसमें भी दोनों ही कथन सही कहे गए हैं। 11 जून 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों को प्रदत्त पेंशन राशि को प्रति लाभार्थी 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रुपये करने का निर्णय किया गया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि 500 रुपये कब किया गया? 11 जून 2019 को। कितने वर्ष की आयु के लिए? 60 से 79 वर्ष के लिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें किसके अंश होते हैं? तो 300 रुपये राज्य का अंश होता है, 200 रुपये केंद्र का अंश शामिल होता है। यह योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित है। तो दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो मधुपुरी, मथुरा, ब्रह्मसारणी, बरसाना, ब्रह्मवर्त, बिठूर और चंद्रनगर, फर्रुखाबाद। तो चंद्रनगर या चंद्रवार जो है ये फर्रुखाबाद का नाम ना होकर ये है फिरोजाबाद का नाम। जैसे अगर आप न्यूज़ देखने में शौकीन है या थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा योगी जी फिर से कह रहे हैं कि जो फिरोजाबाद है इसका नाम हम चंद्रनगर करेंगे। ठीक है। मधुपुरी मथुरा को कहा जाता था, मथुरा को सूरसेन भी कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्मसारणी बरसाना को कहा जाता है, ब्रह्मवर्त बिठूर को, चंद्रनगर फिरोजाबाद को। ओके। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची द्वितीय से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इधर नहर परियोजना दी गई है, उधर उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो मध्य गंगा नहर जो है वो बिजनौर से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। सरयू नहर कतरनिया बहराइच से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। घग्गर नहर मिर्जापुर से निकलती है, तो ये मिर्जापुर से निकलती है, बिल्कुल सही। क्या पूछा है इस पे? सही सही उत्तर का चयन कीजिए। और मोदा बांध जो है वो हमीरपुर से निकलती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि सभी जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। फिर से देख लीजिएगा, मध्य गंगा नहर जो है इसका उद्गम स्थल बिजनौर है, सरयू नहर का उद्गम स्थल कतरनिया बहराइच है, घग्गर नहर का मिर्जापुर है, सोनपुर की सहायक नदी भी है गंगरपुर, और मोदा बांध जो है ये भी हमीरपुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माहीगीर जनजातीय समुदाय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। दूसरा कथन है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। महगीर और बुक्सा दोनों जनजातियां ही बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। महगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है। वहीं बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो की टीम को संबोधित करते समय
चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नाम क्या रखा? ए ऑप्शन है तिरंगा, बी ऑप्शन है शिवा शक्ति, सी ऑप्शन है विष्णु शक्ति, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट का नामकरण किया। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर के लैंडिंग साइट का नाम इन्होंने शिव शक्ति रखा। चंद्रयान 2 के लैंडिंग साइट का नाम तिरंगा रखा गया था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग तिथि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कहाँ पर विकसित किया जाएगा? ए ऑप्शन है ठाणे, महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है इंदौर, मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है वाराणसी, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है नालंदा, बिहार। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे, महाराष्ट्र में विकसित किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के विकास की घोषणा की। यह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली सांवा जिला, जम्मू कश्मीर। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला जो है वो माजुली, असम है। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये आज के पीडीएफ में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही रिलेवेंट क्वेश्चन आपको देखने मिलते रहेंगे। ये बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है। आपको परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिए, और आपको सजेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिलता जाए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।